बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में देखो हमें क्या देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर ये कहता है, जैसे हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था बजट, राइट, उसी से लिंक के चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे गवर्नमेंट एवरी ईयर अपना बजट बनाती है, वो अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर को शो करती है, उसी टाइप से गवर्नमेंट अपना क्या शो करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो रिसीवेबल्स है और गवर्नमेंट का जो पेबल्स है उसमें उसका बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बारे में दिखाता है कि हमें फॉरेन से इनकमिंग कितनी है और हमें कितनी पेमेंट्स करनी है। तो मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। देखो मीनिंग क्या कहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एवरी गवर्नमेंट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस between the residents of the country and rest of the world during given period of time। देख रहे हो आप, इसमें क्या है, हम फॉरेन कंट्री से, जितनी भी कंट्रीज हमारे लिंक में है, जिससे हमारा टाई अप्स है, जिससे हमारी ट्रीटीज चलती हैं, उसमें हम दिखाते हैं कि हमें वहाँ से कितना इनकमिंग है और कितना हमारी पेमेंट्स है। दिस रिकॉर्ड इज नोन एज कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये दिस इज द मेन थिंग दैट जो इसमें बता रहा है आपको। क्या बता रहा है वो, एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को शो करेगा बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे रेजिडेंट के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई है, उसका बैलेंस ट्रेड क्या कहता है। अगर शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ शॉर्ट में डेफिनेशन है, क्या कहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना हमारे पास डॉलर पाउंड यूरो आया, एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम जीडीपी बीओपी में लेते हैं वो हम देखते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन बीओपी, पहला विजिबल आइटम ऑफ गुड्स देखते हैं, इनविजिबल आइटम ऑफ सर्विसेज देखते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर देखते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क देखते हैं, कैपिटल ट्रांसफर देखते हैं। अब वन बाय वन देखो किसके अंदर क्या है। पहला विजिबल आइटम और गुड्स, ये क्या है, जैसे कि जो गुड्स हैं, जो फिजिकल आइटम्स हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल, मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दैट विल बी कवर्ड इन दिस पार्ट। नेक्स्ट है इनविजिबल आइटम, इसमें सर्विसेज आती है जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, आईटी की सर्विसेज, सॉफ्टवेयर रिपेयर की सर्विसेज, तो ये हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज सेकंड वन। यूनिलेटरल ट्रांसफर, व्हाट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेज और अदर वन साइडेड ट्रांजेक्शन। जैसे हमें गिफ्ट मिल रहा है या हमें कोई गिफ्ट दे रहा है, जैसे हमारे यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर्स आती है, दैट इज यूनिलेटर। यूनिलेटर का मतलब होता है जिसमें आप वन साइड ट्रांजेक्शन करते हो, समवन इज पेइंग टू यू बट यू आर नॉट सपोज टू रीपे, दैट इज यूनिलेटर ट्रांसफर। यूएस से आपको मान लीजिए पीपी किट दे रहा है बट आपसे बदले में कुछ ले नहीं रहा, दैट इज यूनिलेटर ट्रांजेक्शन। क्लियर। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, फोर्थ पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। अब ये क्या है, अगर आपने यूएस में, रशिया में, चाइना में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से आपको इनकम मिलती है, या वहां आप काम करते हो, वहां से आपको प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कोई भी चीज रिसीव होती है, दैट इज दिस वन। कैपिटल ट्रांसफर, व्हाट इज कैपिटल ट्रांसफर, जब आप अपना कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो, याद है आपका, हमने पढ़ा था कैपिटल रेवेन्यू, राइट। कैपिटल ट्रांसफर क्या होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर आर रिलेटेड टू कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि बोरिंग्स करते हो आप, एसेट सोल्ड परचेज करते हो आप, लोन लेते हो या लोन की रीपरचेज करते हो, दीज आर कैपिटल ट्रांसफर। तो ऑल दीज 5 पार्ट्स आर दी ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बीओपी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। नाउ न्यू टर्म इज अकाउंटिंग ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। दिस इज अकाउंटिंग पार्ट, आपकी अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं है बट अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट वेयर वी रिसीव एवरी ट्रांजेक्शन, वेयर वी रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन लाइक सेल, परचेज, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, all these things. Keeping international transaction are recorded in double entry accounting. Double entry system means one thing is receipt, second side is payment, one party is receiver, second party is giver. The BOP accounting must be always balanced. ये हमेशा क्या होना चाहिए, टैली। टैली का मतलब होता है it will affect both side. If you are receiving something you have to pay something. Total amount of debit must be equal to total amount of credit, right? This is what balance of payment accounting. Accounting का मतलब आप समझ गए। अकाउंटिंग का मतलब मैंने क्या समझा दिया, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग की, जो क्लासीफाइंग की एक आर्ट है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, राइट।
नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। मेन चीज अंडरलाइन करो बुक में, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। अभी हमने पढ़ा था 4-5 चीजें जो ट्रांजेक्शन का पार्ट बनेंगी, जिसमें से एक ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर फिजिकल आइटम को हम काउंट करें तो उसके रिकॉर्डिंग को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। दोबारा देखो मीनिंग में क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ओनली। सपोज यू परचेज द मशीनरी, यू एक्सपोर्टेड द मशीनरी, द डिफरेंस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। यू परचेज द मशीनरी फ्रॉम द यूएस अमाउंटिंग $100 and you export a machinery $50, the difference is called balance of trade, $50. क्लियर? फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन दोनों में चीज क्या है, गुड्स। सर्विस यहां पे नहीं लेना आपको, राइट। दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस विजिबल आइटम का जब आप ट्रेड करोगे, यू हैव एक्सपोर्टेड समथिंग टू यूएस एंड यू हैव इंपोर्टेड सम मशीनरी और टेंजिबल आइटम फ्रॉम द यूएस, द डिफरेंस विल बी बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट्स 1, 2। फर्स्ट पॉइंट देखो, एक्सपोर्ट आर एंटर्ड ऑन क्रेडिट। सिंपल है, एक्सपोर्ट को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट मींस पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, इट इज फेवरेबल टू अस। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज इट करस्पॉन्ड टू इनफ्लो। अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, इट मींस वी विल रिसीव सम अमाउंट इन फ्यूचर, इट मींस इज अ पॉजिटिव ट्रांजैक्शन। इन रिवर्स, इंपोर्ट मींस taking some goods or item from outside India, we are supposed to pay in future, that is our outflow. इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेबिट बैलेंस। क्लियर? थर्ड पार्ट इज व्हाट, थर्ड पार्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड बोथ सर्विसेज एंड गुड्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हम कर रहे हैं, ओनली गुड्स। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज फेवरेबल व्हेन एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, फेवरेबल तब कहलाएगा जब एक्सपोर्ट साइड ज्यादा है इंपोर्ट से, और अनफेवरेबल कब कहलाएगा, जब एक्सपोर्ट साइड कम है इंपोर्ट से, यानी यू हैव इंपोर्टेड मोर एंड यू हैव एक्सपोर्टेड लेस, दैट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिफ्थ पॉइंट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस में कम इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। ध्यान से देखो दोबारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को और क्या बोलते हैं हम, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम और बैलेंस ट्रेड बैलेंस। क्लियर? ना what is the difference between balance of trade and balance of payment? Come to the 4 points are given in the differences. First is meaning. Meaning is clear to us. Balance of trade means only what, बताओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब सिर्फ क्या लेंगे हम, फिजिकल आइटम। फिजिकल आइटम। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्रीज, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग सर्विसेज एंड गुड्स, राइट। इनफ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यहां पे आ जाएंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड में नेचर ऑफ आइटम कौन सा होगा बताओ, विजिबल। और वहां पे कौन सा होगा बताओ, विजिबल एंड इनविजिबल। वहां पे सॉफ्टवेयर भी आप सेल परचेस करते हो और मशीनरी भी सेल परचेस करते हो। कंसेप्ट क्या है, थर्ड पॉइंट देखो, कंसेप्ट कहता है इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। व्हाई नैरो, बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर एस्पेक्ट, इट इंक्लूड्स बोथ द एस्पेक्ट्स। क्लियर? नेचर ऑफ रिकॉर्ड देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज कैन नॉट बी नोन। हमें क्या पता बाकी कंट्री से क्या लिया है हमने, हम यहाँ पे 1 by 1 चीजें रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी इनकम्प्लीट। वाई इनकम्प्लीट, ओनली गुड्स आर बीइंग टेकन। हमें नहीं पता हमने सॉफ्टवेयर कितना एक्सपोर्ट किया। अगर कंप्लीट ट्रांजेक्शन चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना पड़ेगा। इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हेंस पेमेंट ऑफ ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। क्लियर? वेरी क्लियर ना? चलो, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट। करें इसको। ओके, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास 2 टाइप का है। देखो कितने कंपोनेंट है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के बताओ, एक करेंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब पूरे चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना ही था। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं, करेंट और कैपिटल। अब हम उसको 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, यानी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट में हम क्या क्या चीजें लेते हैं। करें इसको। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो
current account of BOP record all those transactions between the resident of a country and the rest of the world which do not cause a change in assets or liability। देखो ये सेंटेंस पहले भी आया था, याद करो, ये चीजें पहले भी आई थी जब मैंने आपको बजट के चैप्टर में पढ़ाया था, रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो वहां पे चीज पहले भी आई थी, विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी। ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे आपका एसेट्स क्रिएट नहीं होता और ना लायबिलिटी क्रिएट होती, उसे हम कौन सी ट्रांजेक्शन बोलेंगे बताओ? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, राइट। और इसका रिवर्स क्या होगा? जिससे आप कोई एसेट्स क्रिएट कर लेते हो या फ्यूचर में लायबिलिटी पे करनी पड़ जाएगी, सपोज टेकिंग अ लोन, इट मींस दैट विल बी अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्लियर? कंपोनेंट देखो कितने, 4 कंपोनेंट हमारे पास। कितने कंपोनेंट्स? 4 कंपोनेंट्स। कितने हैं देखो? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनविजिबल आइटम, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिटरी ट्रांसफर्स, यूनिटरी समझाया ना मैंने आपको, वन साइड, इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सीओई, राइट, इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सीओपी। यानी ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जिससे आपका कोई एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता। क्लियर? अब वन बाय वन डिटेल्स देखो। अभी ये जो 4 चीज समझाई मैंने आपको, ये 4 चीजें, अब इसको डिटेल से हम देखेंगे, इन 4 चीजों को डिटेल्स। फर्स्ट कौन सी है देखो? व्हाट इज द फर्स्ट वन? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करें इसको, देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर क्या है? मर्केंडाइज ट्रांजेक्शन और विजिबल ट्रेड। मर्केंडाइज क्या है विजिबल ट्रेड के अंदर? देखो, इन फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैव अ मेजर शेयर। अब यहाँ पे मेजरली क्या लेते हैं हम बताओ? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स यहाँ पे ट्रेड होती हैं यहाँ पे, देयरफॉर देयर विल बी इनफ्लो एंड outflow of foreign exchange on account of export and import of visible goods. Second, the payment of import outflow of foreign exchange is written on the negative side. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वी विल रिसीव फॉरेन करेंसी, इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस, एंड इफ वी आर importing any goods and services, it is a negative sign, we have to pay in future. Clear? थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। थर्ड पॉइंट कहता है receipt from export, inflow of foreign exchange are shown on the positive side. This is already we have discussed, right? Fourth point है balance of these visible export and import is known as, बताओ, balance of trade। जो भी difference होगा उसको हम क्या बोलते हैं? balance of trade। Clear? It may be positive, it may be negative। Positive कब होगा बताओ? जब export क्या होगा? ज़्यादा। और negative कब कहलाएगा? जब export कम होगा, import ज़्यादा होगा। Clear? बी पॉइंट देखें। बी पॉइंट कहता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज मतलब इनविजिबल आइटम जिसको हम टच नहीं कर सकते, लाइक सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड सर्विसेज नोन एज इनविजिबल आइटम सोल्ड एंड परचेज बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देयरफॉर देयर विल बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। ऊपर हमने गुड्स लिए, यहाँ पे सर्विसेज, बस इतना ही डिफरेंस है। ऊपर हमने गुड्स लिया, यहाँ सर्विसेज, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। पेमेंट से क्या होगा? आउटफ्लो होगा। पेमेंट मींस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेड फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड। अगर आपने सर्विसेज ली हैं यूएस से तो यू हैव टू पे, दैट इज अ नेगेटिव साइन। और रिसिप्ट साइन कब होगा? जब आप इनफ्लो करते हो, जब आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे, राइट। फोर्थ पॉइंट देखो, बैलेंस ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। इसका जो बैलेंस होगा, जो डिफरेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। क्लियर? सी पार्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल और अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। वन साइडेड ट्रांजेक्शन, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या है? जैसे गिफ्ट मिल रहा है, हम बदले में नहीं देंगे उसको, डोनेशन मिल रहा है, रेमिटेंसेज मिल रहा है, और अदर वन वे ट्रांजेक्शन को हम यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। Second, these refers to those receipt and payment which take place without any corresponding services in return of current period. देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? इनकम। फोर्थ पार्ट क्या है? इनकम। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इनकम कहाँ से? अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं,
अगर आप कहीं से सैलरी मिलती है आपको, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको डिविडेंड मिलता होगा, तो ये सारी इनकम यहाँ पे कवर्ड होंगी। तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम अर्न लाइक डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ इंडियन कंपनी अब्रॉड एंड सैलरी फ्रॉम वर्क अब्रॉड। तो ये सारी आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं। दूसरी देखिए क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम अबव विल बी एंटर्ड इन पॉजिटिव साइड। अब तो ऑब्वियस ही बात है, जो रिसिप्ट्स होगी आपको कहाँ लिखना है, वो क्रेडिट साइड यानी पॉजिटिव साइड, और जो पेमेंट्स होंगी वो कहाँ लिखना है, पेमेंट साइड, कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, बैलेंस ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज बैलेंस ऑफ इनकम इन करेंट अकाउंट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, बैलेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज बैलेंस ऑफ इनकम इन करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है हमारा इनफ्लो आउटफ्लो का नेट बैलेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनकम इन करेंट अकाउंट। राइट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट के हम लोग थोड़ा सा और 5-6 पॉइंट देख लेते हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़ा वो आप एक तरीके से समराइज करके दिया हुआ है। पहला, in current account, receipt from export of goods and service, unilateral transfer and income from investment and work are entered in the credit side। हमें पता है जो वहाँ से रिसिप्ट आएगी इन चारों कॉलम से, उसको हम कहाँ लिखेंगे, पॉजिटिव साइड यानी रिसिप्ट साइड लिखेंगे। दूसरा, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनकम पेड फॉर इन्वेस्टमेंट, वर्क आर डेबिट साइड। अब यहाँ की जो पेमेंट्स हैं, जो आउटफ्लोज है, उसे आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, नेगेटिव आइटम्स हैं। तीसरा, द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट। राइट। फोर्थ देखिए, सरप्लस ऑन करेंट अकाउंट मतलब व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम इंप्लाइज नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिफ्थ कहता है, डेफिसिट ऑफ करेंट अकाउंट कब कहलाएगा, व्हेन डेबिट आइटम आर मोर देन द क्रेडिट आइटम इंप्लाइज नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। अभी हमने डिस्कस किया वो था कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने 4 आइटम्स पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे ऐसी ट्रांजैक्शंस जिससे हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। राइट। कैपिटल अकाउंट देखिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, कैपिटल अकाउंट of BOP record all those transactions between the resident of a country and the rest of the world which cause a change in the assets or liability of the resident of country or its government. Capital account is related to assets and liability of financial nature. The component of this टाइप आर, कितने हैं इसके, 3 कंपोनेंट्स है, बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बोरिंग एंड लैंडिंग के अंदर हम लोग पहले देखते हैं, इसके अंदर 2 आइटम्स हैं हमारे पास बोरिंग्स एंड लैंडिंग में, प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स और ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स में क्या है, दीज अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। नॉन गवर्नमेंट एंटिटी की एसेट्स एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हमारे यहाँ की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स अगर वो इन्वेस्ट करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स। अब उसका रिसिप्ट्स है तो क्रेडिट साइड, पेमेंट है तो डेबिट साइड। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होगी, जो गवर्नमेंट करेगी। अभी जो कर रहे थे वो कौन थे, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी या प्राइवेट एंटिटी, अब कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो दीज अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोरो लोन है ना, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, या फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया है, यानी हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो हम फॉरेन से लोन ले रहे हैं उसको रिमबैलेंस करने के लिए। सेकंड देखो इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप से है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच गिव फुल कंट्रोल टू द बायर ओवर द एसेट्स। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन फर्म बाय ITC लिमिटेड, दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज इट गिव डायरेक्ट और फुल कंट्रोल टू द इंडियन फर्म ओवर द एसेट। परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड एंड सेल ऑफ एसेट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव या क्रेडिट ऑफ द। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वो था, क्या लिखा हुआ है कि एक्विजिशन ऑफ फॉरेन फर्म बाय ITC। अब ITC ने फॉरेन फर्म को एक्वायर कर लिया, राइट। ITC इंडियन कंपनी है, ITC इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, तो उसने क्या कर लिया, फॉरेन की किसी कंपनी में निवेश कर लिया, पूरा कंट्रोल अपने हाथ पे ले लिया, तो इसे हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो क्या है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डज नॉट गिव फुल कंट्रोल ओवर द एसेट। अब आपने परचेज तो किया लेकिन आपको फुल कंट्रोल नहीं मिला। फॉर एग्जांपल देखो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन फर्म बाय टाटा इंडस्ट्री। परचेज ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन फर्म, बाहर की किसी फर्म में थोड़ा बहुत निवेश कर दिया गया, किसने, टाटा ने कर दिया, तो इसे बोलेंगे पोर्टफोलियो, थोड़ा सा हिस्सा।
राइट। थर्ड देखो, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ अ कंट्री हेल्ड इन सेंट्रल बैंक। अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा, जल्दी बताओ। आरबीआई हमारे यहाँ का क्या है, सेंट्रल बैंक है। अब वो क्या करता है, यहाँ पे रिजर्व मेंटेन करके रखता है फॉरेन करेंसी का। जैसे फॉरेन करेंसी हमारे एंगल से कौन है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, युआन है, तो इन सब चीज़ों का रिजर्व कौन रखेगा, बताइए, आरबीआई। तो इस रिजर्व में जब चेंजेस आते हैं, या प्लस होता है, माइनस होता है, तो इसे हम बोलेंगे चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। When addition to these reserve is made, it implies negative items and entered in the debit side of BOP, because there is outflow of foreign exchange from BOP account to foreign exchange reserve. Any withdrawal from these reserve is recorded on the positive side, because there is inflow of foreign exchange of BOP account and foreign exchange. Very clear? ओके। नाउ बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब क्या है इसके पास, पहला देखो, द ट्रांजेक्शन विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब जिससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जिससे आएगा उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, जिससे जाएगा उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। पहला ये लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। दूसरा क्या लिखा है, देखो वही उसी चीज़ की समरी आ गई, जो पीछे पड़ा उसी की समरी आ गई सबके लिए। द ट्रांजेक्शन विच लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड। अब जिससे हमारी आउटफ्लो होगी उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ शेयर्स, ये सब चीज़ें। उसके बाद थर्ड, नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। नेट वैल्यू डेबिट क्रेडिट क्या बोलेंगे हम, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। फोर्थ देखिए, सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट, व्हेन क्रेडिट आइटम आर मोर देन डेबिट आइटम इंप्लाइज नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिफ्थ कहता है, डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट, व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम इंप्लाइज नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। राइट, ओके। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, मीनिंग देखो, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जिससे आपकी एसेट्स लायबिलिटी ऑल्टर नहीं होती, जो हमने डिस्कस किया था। राइट, चार चीजें। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या आता है, जिससे एसेट्स लायबिलिटी चेंज होंगी। क्लियर, कंसेप्ट क्या है इसका, इट इज फ्लो कंसेप्ट, इज मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। कंपोनेंट्स में क्या आएगा, वही चार चीज हम डिस्कस करके बताओ, विजिबल आइटम, इनविजिबल, यूनिटल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में तीन चीज हमने पढ़ी थी, बताओ। कैपिटल अकाउंट में बोरिंग्स एंड लैंडिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये चीजें आ गई यहाँ पे। उसके बाद हमारा, अच्छा, ये डिफरेंस हमारा खत्म हो गया। राइट, मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब सिंपली ये कह रहा है, अभी जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें ये ओवरऑल हम टॉक अबाउट कर रहे हैं होल इंडिया, इंडिया एज अ नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। हमारा ट्रेड का क्या बैलेंस है, ट्रेड में दोनों ले रहे हैं हम, गुड्स का भी ले रहे हैं, सर्विसेज का भी ले रहे हैं, टेंजिबल आइटम्स का भी ले रहे हैं और इनटेंजिबल्स का भी ले रहे हैं। तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन जो ऑटोनोमस या एकोमोडेटिंग आइटम्स बोल सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन या वो आइटम है जिसका हमें इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी एक इंडिविजुअल या कंपनी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल क्या पढ़ा आपने, एग्जांपल यहाँ पे कोई एमएनसी कंपनी बाय करती है शेयर इन इंडिया में विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन सच अ ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट बाय कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। अब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में शेयर बाय सेल करना, इकोनॉमी में उसको कोई उससे मतलब नहीं है, इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसकी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, इसमें हमें इकोनॉमी से कोई लेना देना इसका नहीं है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, समझ में आ गई मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। हाँ, अब इसमें थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, हाँ, अब इस ये जो ट्रांजैक्शन है, थर्ड पॉइंट कहता है कि ये ऐसी ट्रांजैक्शन है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ये पब्लिक सेक्टर भी करता है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है, यानी गवर्नमेंट के सेक्टर जो हैं, जैसे कि सपोज करो भेल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं वो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर जैसे अभी कोई मान लो रिलायंस मान लो, विप्रो मान लो, टीसीएस मान लो, वो भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट,
हाँ, अब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन फोर्थ पॉइंट कहता है कि इसमें दोनों हो सकती हैं, चाहे वो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन करें चाहे कैपिटल की ट्रांजेक्शन करें। अब करंट अकाउंट हमने पढ़ा था जिससे कोई एसेट्स या लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होता। कैपिटल अकाउंट वो होती हैं जिससे एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस होता है। राइट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अब इसे और क्या कह सकते हैं हम लोग, और क्या कह सकते हैं, अबव दी लाइन आइटम। फिफ्थ पॉइंट यही कहता है कि एक तरीके से इसे हम और क्या बोल सकते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को क्या कह सकते हैं, अबव दी लाइन आइटम्स। अब पढ़ते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। पढ़िए एकोमोडेटिंग। हम्म हाँ, अब पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला कहता है दीज टाइप ऑफ आइटम रेफर्स टू ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश बीओपी आइडेंटिटी, यानी बीओपी की तरह ही हैं। दीज ट्रांजेक्शन ऑफ आइटम रेफर्स टू ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन, यानी बीओपी का पार्ट है, बीओपी का हिस्सा है, यानी इस हिस्सा है मतलब ये कौन करेगा, इंडिया की इकोनॉमी के थ्रू इसको किया जाएगा। इससे इकोनॉमी में प्लस एंड माइनस कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, जो पार्ट है बीओपी का। आगे सेकंड पॉइंट पढ़ो। हम्म हम्म पढ़ो आगे। हाँ, अब दूसरा पॉइंट कहता है कि पहली बात तो ये कंट्री की ट्रांजैक्शंस हैं, इससे हमारे बीओपी में इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हमारी कंट्री में डेफिसिट है या सरप्लस है, दोनों का जो इम्पैक्ट है वो कैसे आया होगा, क्योंकि हमने उसमें एकोमोडेटिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस करी हैं। जैसे लोन लेना या इन्वेस्टमेंट करना, लोन रीपे करना या इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करना, ये सब कौन सी आइटम्स हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िए। हाँ, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसको गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा उसको तो हम क्या मान रहे हैं, ऑटोनोमस मान रहे हैं। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट पढ़िए। हाँ, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में कैपिटल ट्रांजेक्शन को ही ले रहे हैं हम, कैपिटल ट्रांजेक्शन को बीओपी से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, बिलो द लाइन आइटम, ये याद रखना है। ठीक है, अब डिफरेंस पढ़ लो। डिफरेंस। हम्म हम्म ठीक है, ऑटोनोमस में हमने जैसे अभी पढ़ा, ये ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो रही हैं, एक प्राइवेट एंटिटी कर रही है, इसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, रिवर्स। हम्म इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब नहीं है, ये तो हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो जो करती है या इन्वेस्टमेंट करती है उसका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए है, उसको करना पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड सेकंड पॉइंट पढ़िए। हाँ हाँ, इस ये बीओपी का पार्ट है ही नहीं, इससे ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव पड़ता है ना। अब सेकंड इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ये बीओपी ट्रांजेक्शन का पार्ट हैं, इनसे या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड मैं पढ़ाता हूँ, देखो। दीज ट्रांजेक्शन आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो गवर्नमेंट सेक्टर, ऑटोनोमस दोनों करते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग कौन करेगा सिर्फ बताओ, गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। राइट, फोर्थ पार्ट कहता है दीज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बोथ, करंट भी होती हैं ये कैपिटल भी होती हैं, लेकिन एकोमोडेटिंग सिर्फ कौन सी होंगी बताओ, कैपिटल्स ओनली। ऑटोनोमस को क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम, और इसे क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम। क्लियर, आगे चलें अब। चलो 12.6 देखो, क्या पॉइंट है 12.6 बताइए। डिस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैच, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैच, इंटरसेक्शन ऑफ टू
थिंग्स इन अ कॉमन पॉइंट दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है मैच नहीं कर रहा, या तो सरप्लस ज़्यादा है या डेफिसिट ज़्यादा है, राइट। अब देखता हूँ, मैं इसको पढ़ाता हूँ आपको। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी इज अ स्टेट ऑफ ईदर डेफिसिट बीओपी और सरप्लस बीओपी। या तो आपके सरप्लस आ गए, या तो आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया, या अदर सिचुएशन में आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर दिया, तो क्या आ गया, डेफिसिट, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है, दो टाइप से डिसइक्विलिब्रियम है। पहला सरप्लस बीओपी। अब सरप्लस बीओपी देखो, when the payment यानी डेबिट साइड ऑफ द कंट्री आर लेस देन द रिसिप्ट ऑफ बीओपी इज सेड टू बी सरप्लस। मतलब हमने पेमेंट्स कम करी हैं, हमें रिसिप्ट ज़्यादा हुई है, या अदर वर्ड्स में देखें, वेयर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द आउटफ्लो, बीओपी को हम क्या मानेंगे, फेवरेबल, फेवरेबल बीओपी। क्लियर। चलिए आगे देखें। डेफिसिट इसका रिवर्स होगा, राइट। डेफिसिट क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। डेफिसिट में हम क्या देखेंगे, जब हमारा पेमेंट साइड ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है बताओ, पेमेंट साइड किससे ज़्यादा है, हमारे रिसिप्ट साइड से, पहली बात। या फिर क्या हो गया, हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है, किससे, इनफ्लो से, तो हमारा डेफिसिट आ गया। इसे हम अनफेवरेबल भी कह सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। करें इसको डिस्कस। चलो अब ओवरऑल देखते हैं हमारे पास कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कितने हैं। हमारे पास ओवरऑल कॉजेज हैं। पहला, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है। दूसरा, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से आता है। तीसरा, सोशल फैक्टर की वजह से आता है। यानी ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बीओपी कभी भी टैली नहीं करता, राइट। अब हम वन बाय वन फैक्टर डिटेल से देखते हैं। पहला हमारे पास जो डिसइक्विलिब्रियम का रीजन है वो क्या है बताओ, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमी को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास लोन्स का बर्डन ज़्यादा है, हमारे पास जीडीपी इतनी नहीं है कि हम उसको मेंटेन कर पाएँ, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं। अब देखो, इंडिया जैसी कंट्री क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्या है इंडिया, डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे डेवलपिंग का मतलब ही होता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे खर्चा करते हो, तब जाके आप डेवलप कंट्रीज के बराबर आ पाओगे। समझ रहे हो। हमारे पास इतना डिफेंस स्ट्रांग नहीं है अभी, हमारे पास इंफ्रा इतना स्ट्रांग नहीं है। इतना स्ट्रांग डजंट मीन कि स्ट्रांग ही नहीं है, वी आर कंपेयरिंग विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं। तो उस एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं कि हमें फिर फॉरेन से लोन लेना ही पड़ता है, या चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दीज आर कम इनटू द इकोनॉमिक फैक्टर। क्लियर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर पहला क्या आता है, देखो मैंने भी आपको क्या बताया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज। पहला पॉइंट क्या कहता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, रोड्स डैम बनाने हैं, समझ रहे हो। तो इनकी वजह से हमारे पास एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए बीओपी क्या आता है बताओ, नेगेटिव। क्लियर। नेगेटिव बोलो या डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अच्छा, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन भी होगा ना। इन्फ्लेशन क्यों होगा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, समझ रहे हो। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, एग्रीकल्चर उतना नहीं हो पा रहा जितनी डिमांड है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अदर कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है। दैट इज सेकंड रीजन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको देख रीड करते हैं अंदर। व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन, सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंपोर्ट बिकम रिलेटिवली चीपर, इट इंक्रीजेज इंपोर्ट विच कॉजेज डेफिसिट। बात आ गई ना। जब हमारे कंट्री में कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो हम डेफिनेटली चाइना से इसलिए तो ले रहे हैं हम समझ रहे हो। चाइना से मोबाइल या मशीनरी क्यों लेनी पड़ती है हमको, क्योंकि हमारे यहाँ की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा है, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल वो नहीं अवेलेबल कि हम चाइना के कंपैरिजन में मोबाइल फ़ोन बना पाएँ। दैट इज़ वाई वी हैव टू इम्पोर्ट, राइट। और दिस इज द रीजन फॉर डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर। थर्ड पॉइंट आ जाओ, ट्रेड साइकिल्स। अब ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है इसके अंदर देखो,
When the domestic economy is going through a phase of recession or depression, then domestic production may be unable to satisfy the domestic demand. It leads to a deficit. अब ये भी बात समझ में आ गई। ट्रेड साइकिल का मतलब है हमारे यहाँ साइकिल जो है ना फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी रिसेशन है कभी डिप्रेशन है, एक हम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं चल रहे। समझ रहे हो ना? जैसे जो हमारे ट्रेडर्स है वो प्रॉब्लम उनके पास क्या है कि कभी कभी हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, कभी कस्टमर ज़्यादा होते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं आते। तो ये ट्रेड साइकिल हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है, राइट। इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब ट्रेडिंग पार्टनर कौन है हमारे, जिनसे हम टाई अप करते हैं। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, if due to technological advancement cost fall and then price fall, it would encourage export leading to surplus BOP. On the other hand, if domestic production become costlier due to increasing cost, it may lead to import. आप सोचो ना, अगर मारुति के साथ सुजुकी नहीं मिलता तो आज हम ऑटोमोबाइल कंपनी में काम ही नहीं करते। इज इट सो? अब होंडा अगर नहीं होता तो हीरो होंडा मिलके काम नहीं करते। आज हीरो अलग होंडा तब हो पाए जब दोनों के पास टेक्नोलॉजी हो गई, वरना हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। दैट इज वाई वी हैव टू मेक अ टाई अप विद जापानीज कंपनीज, रशियन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, है ना। दिस इज द रीजन। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सिट्यूट। डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सिट्यूट, इफ कंट्री इज एबल टू डेवलप इंपोर्ट सब्सिट्यूट सरप्लस। अगर ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो कोविड-19 की वैक्सीन हमने बना ली तो हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज गुड फॉर अस। बट ऑन द अदर हैंड इफ इंपोर्ट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, देन क्या होगा, वी हैव टू इंपोर्ट मेडिसिन फ्रॉम द अमेरिका, फ्रॉम द रशिया, फ्रॉम द फ्रांस, एंड वी हैव टू पे फॉर दैट। तो हमारा क्या होगा, डेफिसिट आएगा। क्लियर? वेरी क्लियर ना। नाउ कम टू द सोशल फैक्टर्स। ऐसे कौन से रीजन है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं सोशल नहीं, अभी हमारा पॉलिटिकल, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट पॉलिटिकल फैक्टर में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, देखो 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉलिटिकल इंस्टेंटेबिलिटी और पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। पहली बात तो ये है यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस, मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलती। इससे भी फर्क पड़ता है, अगर हर 5 ईयर्स में गवर्नमेंट चेंज होगी तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमारा नेगेटिव जाता है। आर यू क्लियर विद इट? नेक्स्ट है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ना, करंट पॉलिसीज जो भी हैं वो गवर्नमेंट की, उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, लॉकआउट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो भी है दिख ही रहा है आपको, CAA NRC हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसान आंदोलन हो गया, या कुछ भी है जो भी है। मतलब पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज और रूल्स और लॉ फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। उससे हमारे यहाँ प्रॉब्लम होगी, राइट। थर्ड आ जाओ, सोशल फैक्टर्स। थर्ड करें, थर्ड कैटेगरी इज सोशल फैक्टर। पहला है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सेकेंड इज चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड थर्ड इज क्रॉस बॉर्डर प्रिजुडिसेस। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। करें इसको। When the people of a country prefer goods made in the advanced countries, then we have to what import करना पड़ेगा हमको। Adversely, अगर people of country क्या करेंगे, हमारे यहाँ की गुड्स को प्रमोट करेंगे, अगर उसको हम लेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। आर यू क्लियर विद इट? आप सोचो ना, अगर हमारे देश के लोग आईफोन पसंद करेंगे या गूगल पे डिपेंड रहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंड रहेंगे, तो जो इंडियन कंपनीज है उनका तो प्रमोट हो ही नहीं रहा ना। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली बाहर पैसा जाएगा, बाहर की कंपनीज कमाएंगी। लेकिन अगर हम इंडियन कंपनी को प्रमोट करेंगे, उनके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें इंडियन कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसे बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सेम, अब कस्टमर का टेस्ट ही एप्पल है, कस्टमर का टेस्ट ही क्या है, बाहर की कंपनीज हैं। Maybe they are satisfied with their services, maybe India's companies are not able to satisfy customer as they need. तो that is why change in preference, अगर कस्टमर का बाहर की कंपनीज में ही है, बाहर के प्रोडक्ट में ही है, तो डेफिनेटली BOP हमारा किस में जाएगा, डेफिसिट में जाएगा। अदरवाइज
सरप्लस। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट देखो, क्रॉस बॉर्डर प्रिजुडिस, व्हाट इज इट? दीज मे force countries to have expensive imports and cheaper export which may cause deficit in BOP। क्या बोला इसने? एक्सपेंसिव इंपोर्ट, अगर आप परचेज भी कर रहे हो तो अगर आप महंगा परचेज करोगे तो ये भी प्रॉब्लम है ना। सपोज करो अगर आप एप्पल परचेज करते हो तो दैट इज एक्सपेंसिव, चाइनीज प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो कम चीपर तो हैं, समझ लो ना। तो एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में भी डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हम कि किस कंट्री से करना है, कौन सा प्रोडक्ट करना है, समझ लो ना। क्रॉस बॉर्डर प्रिजुडिस भी हो रहा है। अब बॉर्डर में हमें हर कंट्रीज को रिलेशन भी तो देखना है। अगर हम चाइना से लेते हैं तो फ्रांस नाराज हो जाएगा, फ्रांस से राफाल लेते हैं तो रशिया नाराज हो जाएगा, समझ लो ना। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये हैं सोशल फैक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट आगे करें। तो ये हमारे पास तीन पूरी कैटेगरी हो गई, यहां पे तीन ही कैटेगरी थी, राइट। चलो अब हम लोग देखते हैं 12.7 क्या है। देखो हेडिंग, हेडिंग क्या कहती है 12.7? हाँ, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें समझना है अकाउंटिंग के सेंस से और ऑपरेशनल के सेंस से। व्हाट इज अकाउंटिंग सेंस? अकाउंटिंग सेंस में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग सेंस का मतलब इक्वालिटी ऑफ टोटल रिसिट्स यानी इनफ्लो एंड टोटल पेमेंट, इसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग के सेंस में, राइट। अकाउंटिंग कहती है क्या आ रहा है क्या जाएगा, इसे हम अकाउंटिंग सेंस में बीओपी को समझेंगे। ऑपरेशनल सेंस में क्या है? रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ बीओपी अकाउंट्स विच रिफ्लेक्ट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग टू ऑफसेट ईदर सरप्लस और डेफिसिट। ऑपरेशनल का मतलब समझिए आप, जिससे हम ऑफसेट करते हैं कि पहले बैलेंस था नेट लेना देना, अब हमने उसको बराबर कर दिया, यानी कि हम इसको हम लेने देने का नेट बैलेंस नहीं देख रहे हैं, हम उसको ऑपरेशन से ही सेट कर रहे हैं। जैसे आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो you have to pay, now you are not paying to me, now you are servicing something to me, that is operational sense। आपने सेट ऑफ कैसे कर दिया, अपनी सर्विस मुझे कोई दे दी, ठीक है। हाँ, अब यहां पे जो मोटा मोटा इस चैप्टर में था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इतना ही था, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मेन चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिकल पार्ट बचता है, यानी छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं, और इसमें कुछ नहीं है, राइट। तो यानी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना एग्ज़ाम में हमें रेलेवेंट था, हमने इसको ख़त्म कर लिया। अब छोटे मोटे फॉर्मूलाज या इक्वेशन आपको याद करनी है, राइट।